हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर हाजिर हूं आपके लिए एक जनरल स्टडी का और टॉपिक लेकर। और आज जो हम टॉपिक को बात करने वाले हैं वो आपके आम जीवन की लाइफ से जुड़ा हुआ है, प्लस एग्जाम से भी जुड़ा हुआ है। आज हम जो बात करने वाले हैं वो टॉपिक है आपका टैक्सेशन या टैक्स। टैक्स को हम बोलते हैं कर। तो टैक्सेशन से रिलेटेड क्या चीजें हैं, बेसिक बेसिक सारी बातें करेंगे। और जो आपके पर्सनल लाइफ से भी रिलेटेड हो, इनकम टैक्स वगैरह के बारे में बात करेंगे, टैक्स के टाइप्स के बारे में बात करेंगे। और हम ये देखेंगे कि अभी जो टीडीएस वगैरह में अपडेशन हुआ था उसका क्या है, थोड़ा जीएसटी काउंसिल से रिलेटेड भी बात करेंगे। ये सारी चीजें हम आज के वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, टैक्स जो या कर जो है वो स्टेट हमारे ऊपर लगाता है। एक बात हम आज और करेंगे कि अभी जो लीकर शॉप्स वगैरह खुली हुई हैं, तो कई सारे लोगों का उसमें अलग अलग मत है, अलग अलग चीजें हैं कि उसको खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए। स्टेट को अपना जो टैक्सेशन है वो इन शराबियों से लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या इनके ऊपर इकोनॉमी ही डिपेंडेंट है क्या। तो इसके बारे में भी थोड़ा डेटा एनालिसिस के अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो दोस्तों मैं बता रहा था कि टैक्स जो है, कर जो है, वो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने डे टू डे मिनिमम एक्सपेंसेस के लिए लेते हैं। और हालांकि वो सिर्फ टैक्स से ही उनका भला नहीं होता है, बहुत सारी चीजें उनको और सोर्सेस से भी पैसा लेना पड़ता है, तब एक अच्छी सरकार वो चला पाते हैं। और चूंकि इंडिया एक डेमोक्रेसी है, यहाँ पर वेलफेयर स्टेट का हमें एस्टेब्लिशमेंट करना है। वेलफेयर स्टेट का मतलब यह है कि गरीब कोई भूखा नहीं सोए, तो उसके लिए भी हमें पैसा चाहिए होता है। तो हम क्या करते हैं, जिसके पास जो कमा रहा है उससे लेकर जो नहीं कमा रहा है उसको देने का हमारा वेलफेयर स्टेट या लोकतंत्र का एक हमने समाजवाद का जो है नारा या हमारा उद्देश्य जो है उसको हम फुलफिल करते हैं। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि दो ही चीजें सर्टेन है। अगर आप यहाँ आए हैं पृथ्वी पर तो आपको टैक्स देना पड़ेगा और आपको बाद में मरना भी पड़ेगा, यानी दो चीजें एकदम सर्टेन है। मरना पड़ेगा ये तो आप सब जानते हैं, टैक्स देना पड़ेगा इसका मतलब ये कि कई लोग ऐसा बोल सकते हैं कि मेरी इनकम इतनी नहीं है, मैं तो टैक्स नहीं देता हूं। या एक भिखारी बोल सकता है कि मेरे ऊपर तो कोई टैक्स नहीं लगता है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर वो टूथब्रश खरीदता है, टूथपेस्ट खरीदता है, कोई ऑयल खरीदता है, कुछ भी खरीदता है, तो उस पर भी टैक्स लगता है। लेकिन कुछ टैक्स ऐसे होते हैं जो हमें सीधा दिखते नहीं है, और कुछ टैक्स ऐसे होते हैं जो हमसे बोल के लिए जाते हैं कि देखो भाई टैक्स लगा रहे हैं, तुम्हें देना ही होगा। अदरवाइज हम सुबह से लगाकर शाम तक जितना हम कुछ एक्सपेंस करते हैं, मार्केट में जाते हैं, कुछ खाते हैं, पीते हैं, खरीदते हैं, हर चीज पर टैक्स लगता है। तो हर चीज टैक्सेबल है। वो कैसे टैक्सेबल है उसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि टैक्स के कितने टाइप्स हैं। तो ब्रॉड वे में अगर हम बांटे तो दो तरीके के टैक्स होते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो है अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, और जो डायरेक्ट टैक्स है वो है प्रत्यक्ष कर। तो अब आप देखिए इनमें दोनों में क्या फर्क है। प्रत्यक्ष कर का मतलब है कि जिस व्यक्ति पर टैक्स लगाया जाए वही उस टैक्स का भुगतान करे अपनी जेब में से। जिस व्यक्ति पर टैक्स लगाया जाए वही उस व्यक्ति का भुगतान करे, यानी इसको हम बोलते हैं कि पॉइंट ऑफ पेमेंट एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एक ही हो। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एक ही हो, यानी जहां कर लगाया जाए वहीं पर पेमेंट हो। ये दोनों चीजें अगर एक ही है तो हम बोलेंगे कि ये प्रत्यक्ष कर है। आप इसको नहीं भी समझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेक्निकल लैंग्वेज, बस आप ये समझिएगा कि अगर मुझ पर टैक्स लगाया जा रहा है तो मैं खुद अपने पैसे में से उस टैक्स को पे कर रहा हूं, तो वह डायरेक्ट टैक्स। लेकिन अगर ये दोनों चीजें पॉइंट ऑफ पेमेंट और पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, यानी कि जिस पर कर लगाया जाए वो और जो पैसा दे रहा है वो दोनों अलग अलग हो, तो ये होता है अप्रत्यक्ष कर। कैसे दोनों को समझते हैं, जैसे देखिए कुछ एग्जांपल भी देखते हैं इनके, कि प्रत्यक्ष कर में वो कर आते हैं जो सीधे लगाए जाते हैं। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स जैसे आपकी इनकम में से इनकम टैक्स लगाया जाता है तो आपको अपनी इनकम में से ही देना होता है। ऐसा नहीं है कि आपकी इनकम में इनकम टैक्स लगाया, आपने पड़ोसी से बोला कि भाई तुम दे दो, ऐसा नहीं हो सकता है। यानी वो टैक्स की लायबिलिटी ट्रांसफर नहीं हो सकती है, जबकि अप्रत्यक्ष कर में हो सकती है। जैसे मान लीजिए कि ए पर कोई टैक्स लगाया है, एक शॉपकीपर है और ए पर कोई टैक्स लगाया गया। सरकार ने बोला कि अगर तुम 100 रुपए का सामान बेचोगे तो तुम्हें 20% टैक्स देना पड़ेगा, यानी इसको बोला कि 20 रुपया तुम्हें टैक्स देना है। इस ए शॉपकीपर ने क्या किया, अपने कस्टमर को वो सामान जो है 120 रुपए में बेच दिया। इसका मतलब इसने जो 20 रुपया लिया वो खुद की जेब से नहीं दिया है, इसने ये 20 रुपया जो लिया है वो कस्टमर की जेब से लिया है। यानी ये 20 रुपए का टैक्स एक्चुअली तो कस्टमर पे कर रहा है, लेकिन सरकार किस पर चार्ज कर रही है,
ये ए पर चार्ज कर, यही होता है पेमेंट ऑफ इंसिडेंट, लेकिन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, और ये होता है पेमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ पेमेंट। यानी ये व्यक्ति जो दे रहा है वो पॉइंट ऑफ पेमेंट है, और ये यहां पर लगाया जा रहा है। इंसिडेंट कहां पर हुआ है? एक यहां पर हुआ है कि टैक्स अथॉरिटी ने बोला है कि तुमसे लेंगे, ये इसने क्या किया, पॉइंट ऑफ पेमेंट को बदल दिया, यहां से नहीं करके यहां से पेमेंट करवा दिया। तो ये 20 रुपए का टैक्स जो है वो कस्टमर ने दिया है। तो हम देखिए दिन भर या हमेशा उम्र भर कैसे टैक्सेस से घिरे रहते हैं। अप्रत्यक्ष कर हमारे लिए हर व्यक्ति पर लगाए जाते हैं, जो कंज्यूमर है उसी पर लगाया जाता है अप्रत्यक्ष कर। उसमें यह नहीं देखा जाता कि किसी की इनकम ज्यादा है, किसी की इनकम कम है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, ये कुछ भी नहीं देखा जाता है। आप कोई भी चीज खरीदिए, आप पानी की बोतल खरीदिए, आप मोबाइल खरीदिए, आप रेस्टोरेंट में जाइए, कहीं पर भी जाइए, आप टैक्स लगेगा ही लगेगा, और वो अलग अलग रेट से डिसाइडेड है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम कुछ एग्जांपल देखें कि एक तो इनकम टैक्स आपका जो है ये डायरेक्ट टैक्सेस है। फिर आपका है कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स या कॉर्पोरेशन भी बोलते हैं इसको। तो कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन एक ही है, आप कॉर्पोरेशन लिख लीजिए। इसको हिंदी में बोला जाता है निगम कर, निगम कर। तो इनकम टैक्स और निगम कर ये दोनों ही डायरेक्ट है। अगर किसी इंडिविजुअल पर लगेगा तो इनकम टैक्स लगेगा, और किसी कंपनी पर लगेगा तो कॉर्पोरेशन टैक्स लगेगा। कॉमर्स वाले विद्यार्थी जानते होंगे, आपको पता होगा कि कोई कंपनी भी एक लीगल स्टेटस रखती है, यानी किसी कंपनी का भी एक वैधानिक जो है उसकी पहचान होती है, और वो एक एज उस पर दावा किया जा सकता है, वो किसी और को स्यू कर सकती है कोर्ट में। तो एक तरीके से लीगल पर्सन की तरह काम करती है। तो जब कॉर्पोरेशन कोई टैक्स कमाता है तो एज अ लीगल पर्सन इसको भी टैक्स देना पड़ता है। तो अगर कोई व्यक्ति इंडिविजुअल टैक्स देता है तो इनकम टैक्स है, और अगर कोई कंपनी टैक्स दे रही है तो कॉर्पोरेशन टैक्स है। जब जीएसटी नहीं लगा था तो कॉर्पोरेशन टैक्स जो है सबसे बड़ा टैक्स था गवर्नमेंट की इनकम में। इसके बाद में आपका वेल्थ टैक्स है, यानी संपत्ति कर है। मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था आपको कि कैपिटल गेन टैक्स होता है। कैपिटल गेन टैक्स भी वही होता है कि जिस पर जिसकी इनकम होती है वही लगता है। अगर आप रोड वगैरह पर जा रहे हैं तो रोड टैक्स लगता है, रोड टैक्स भी उसी को देना पड़ता है जो कार लेके जा रहा है। तो प्रोफेशनल टैक्स, रोड टैक्स, कैपिटल टैक्स, वेल्थ टैक्स, बहुत सारे टैक्सेस हैं जो ये आपके डायरेक्ट टैक्सेस हैं। अगर हम इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करें तो पहले तो बहुत सारे थे। पहले वैट था, सेल्स टैक्स था, आपका सर्विस टैक्स था, आपका एक्साइज था, ये बहुत सारे टैक्सेस थे जिनको सबको एक साथ मर्ज कर दिया गया जीएसटी। तो जीएसटी का मतलब है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये एक साथ वन नेशन वन टैक्स का जो हमारा प्लान था उसके तहत हमने ऑलमोस्ट सबको मर्ज कर दिया है। हाँ, जीएसटी की पेरिफेरी से कुछ चीजों को बाहर रखा है, उन पर जरूर एक्साइज और दूसरी चीजें लगती है। एक और अगर हम नाम ले तो वो हो सकता है कस्टम टैक्स। कस्टम टैक्स जो है वो तो लगता ही है, और कुछ प्रोडक्ट पर जिस पर जीएसटी नहीं लगता है उन पर एक्साइज टैक्स भी लगता है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस के एग्जांपल है, यानी ये टैक्सेस जो हैं वो व्यक्ति जिस पर टैक्स लगाया गया है वो किसी और से कलेक्ट करके दूसरों को या गवर्नमेंट अथॉरिटीज को देगा। तो ये डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस के प्रकार हैं। अभी हम थोड़ा इनकम टैक्स के बारे में बात करेंगे, इनके अभी जो प्रेजेंट स्लैब्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, और हम बात करेंगे कि ये टैक्स जो लगाए जाते हैं इनकी क्या क्या मेथड्स होती हैं। यानी कोई कंट्री अगर ऐसा सोच रही है कि मुझे लोगों पर टैक्स लगाना है तो किस किस तरीके से, किस किस मेथड से टैक्स लगाती है। जैसे देखिए, अगर एक कंट्री में ऐसा है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका टैक्स बढ़ता जाएगा, तो वो टैक्सेशन सिस्टम जो है वो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम कहलाता है। जनरली 3 टाइप्स ऑफ टैक्सेशन सिस्टम है, 3 टाइप्स ऑफ टैक्सेशन सिस्टम, यानी 3 तरह के प्रकार है। टैक्सेशन सिस्टम के 3 प्रकार हैं। एक प्रकार तो है आपका प्रोग्रेसिव टैक्स, प्रोग्रेसिव। दूसरा प्रकार है आपका रिग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का मतलब है कि बढ़ता हुआ। अगर आपकी हायर इनकम है, इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझिए, हायर इनकम हायर टैक्स। टैक्स भी हायर, इनकम भी हायर। अगर आपकी इनकम ज्यादा है और आपकी इनकम बढ़ती जा रही है, मान लीजिए किसी ने 2 लाख रुपए कमाए तो उससे कम टैक्स लगेगा, 4 कमाए उससे ज्यादा लगेगा, 10 कमा लिया और ज्यादा लगेगा, 50 कमा लिया और ज्यादा लगेगा। यानी जितना जितना व्यक्ति कमाता जाएगा उस पर टैक्स की रेट हाई होती जाएगी। और ये रेग्रेसिव टैक्सेस का जस्ट अपोजिट है। अगर आपकी हायर इनकम है, अगर आपकी हायर इनकम है तो टैक्स आपका कम लगेगा। यानी ये उल्टा होता है, जो व्यक्ति जितना ज्यादा कमा रहा है उस पर टैक्स की रेट जो है उतनी ही कम होगी। तो ये दोनों चीजें आप ध्यान रखिएगा, प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव। एक टैक्स और होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल टैक्स, अनुपातिक, प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम।
इसमें क्या है, देखिए प्रोपोर्शनल या आनुपातिक में क्या होता है कि इनकम बढ़ने पर टैक्स तो बढ़ता है डेफिनेटली, लेकिन उस इनकम में भी कुछ स्लैब्स होते हैं। जैसे 5 लाख रुपए तक मान लीजिए 5% टैक्स लगता है, लेकिन 5 से 10 के बीच में अगर 10% टैक्स लगता है, इसका मतलब देखिए 5 से जिसकी इनकम 6 लाख हुई उस पे भी वही टैक्स है, 6 से किसकी इनकम 7 हुई तो भी उसको 10% ही देना है, और अगर 7 से 8 हो गई तो भी रेट वही रहेगी, दर नहीं बदलेगी। तो इसमें क्या होता है, टैक्स की रेट बढ़ती तो है लेकिन ऐसे बढ़ती है, यानी अलग अलग स्लैब में। तो यहां पर जो लोग हैं उनको एक सिमिलर टैक्स देना है, यहां पर जो लोग हैं उनको एक सिमिलर टैक्स देना है, तो ये आपका एक फिक्स रहता है। तो हमारे भारत में यही टैक्सेशन सिस्टम, प्रोपोर्शनल टैक्सेशन सिस्टम को लगाया गया है। रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम पुराने टाइम में लगता था जब अमीरों से कम पैसा लिया जाता था, गरीबों से, किसानों से लगान ज्यादा लिया जाता था। और प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम जो है अभी बहुत कम चलन में है, क्योंकि अगर आप हायर इनकम वालों से हायर टैक्स लेंगे लेकिन उनसे भी इतना टैक्स ले लेंगे, गरीबों से बिल्कुल कम टैक्स लेंगे तो भी प्रॉब्लम है। तो ऑलमोस्ट सारी कंट्री में प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम अभी चलता है। अब इसके बाद देखिए, हमने बात की कि जैसे जैसे स्लैब्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे टैक्स बढ़ता जाएगा, और एक स्पेसिफिक स्लैब में आपका टैक्स फिक्स रहेगा। जैसे मैंने ये बात की अभी आपका कि 5 से 10 लाख, तो हमारे यहाँ पर इनकम टैक्स के क्या स्लैब्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। इनकम टैक्स के स्लैब्स का मतलब ये है कि आपको कब टैक्स देना पड़ेगा, आपकी कब इनकम इतनी होगी कि आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो उसके बारे में अगर हम देखें तो सबसे पहले आप ये समझिएगा कि 2.5 लाख तक तो किसी को कोई टैक्स नहीं देना है। 2.5 तक किसी को कोई टैक्स नहीं देना, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद में अगर हम 2.5 से बात करें तो 2.5 के बाद में आपका 5 लाख तक, यानी एक स्लैब आपका रहेगा कि 2.5 से लेकर 5 लाख तक, 2.5 से लगाकर 5 लाख तक आपको 5% टैक्स देना होगा। लेकिन देखिए यहां पर भी एक चीज है, यहां पर क्या चीज है, यहां पर यह है कि आपको 2.5 से 5 लाख तक का टैक्स तभी देना होगा जब आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा है। आप इसको समझिएगा, ये बेसिक आपके जानने की चीज भी है। यानी मैं कह रहा हूं कि अगर किसी की इनकम मान लीजिए 4 लाख है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? किसी की इनकम मान लीजिए सिर्फ 5 लाख है तो भी उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, जबकि रेट तो दी है कि 2.5 से 5 लाख तक 5% लगता है। लेकिन ये इसलिए नहीं लगता कि गवर्नमेंट ने एक रिबेट दी हुई है कि जिसकी इनकम केवल 5 लाख है, ज्यादा नहीं, केवल 5 लाख या उससे कम है, तो उसको मैक्सिमम 12,500 की छूट मिलेगी। तो मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति यहां पे टैक्स देना शुरू करता है 2.5 लाख से 5 लाख की इनकम के बीच में, तो 2.5 लाख पे टैक्स लगेगा। 2.5 लाख का 5% होता है 12,500, और 12,500 की उसको रिबेट मिल जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि उसको तो कोई टैक्स देना ही नहीं पड़ा। तो फिर ये किसके लिए लागू है? ये उसके लिए लागू है जिसकी इनकम 5 लाख से ज्यादा है। अगर किसी की इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो फिर उसको छूट नहीं मिलेगी। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर बेसिक इनकम 5 लाख रुपए तक है या 5 लाख से कम है तो उसको टैक्स फाइल तो करना पड़ेगा, लेकिन उस पर टैक्स लगेगा नहीं, क्योंकि उसको क्या होगा, छूट मिल जाएगी। लेकिन अगर किसी की इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो फिर ये वाला टैक्स उसको देना पड़ेगा। दूसरा, इस बजट में इस बार से यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सरकार ने आपको 2 ऑप्शन दिए, या तो आप ओल्ड सिस्टम में रहिए या आप न्यू सिस्टम में रहिए। अगर ओल्ड सिस्टम में रहेंगे तो उसके स्लैब्स लगे, न्यू सिस्टम में रहेंगे तो उसके स्लैब्स लगे। तो मैं आपको थोड़ा बस जल्दी से स्लैब सारे बता देता हूं। अगर आपकी इनकम 5 से 10 लाख है तो आपको 20% टैक्स लगेगा, और अगर आपकी इनकम 10 प्लस है, 10 लाख प्लस है, तो आपको 30% टैक्स लगेगा। ये तो पुराने स्लैब्स थे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन नए स्लैब में क्या हुआ है, नए स्लैब में भी ये तो सेम है, ये भी सेम है, लेकिन इन स्लैब्स को क्या किया है, उन्होंने तोड़ दिया है। उन्होंने तोड़ने का मतलब यह है कि अगर आपकी इनकम 5 से 7.5 लाख है तो आपको 10% टैक्स लगेगा। अगर आपकी इनकम 7.5 से 10 है तो आपको 15% टैक्स लगेगा। अगर आपकी इनकम 10 से 12.5 है तो आपको 20% टैक्स लगेगा। अगर आपकी इनकम 12.5 से 15 है तो आपको 25% टैक्स लगेगा। और अगर आपकी इनकम 15 से प्लस है तो आपको 30% टैक्स लगेगा। यानी हाईएस्ट रेट तो 30% ही है, हाईएस्ट रेट तो 30% ही है,
लेकिन बाकी में उन्होंने चेंज कर दिया है। अब आपके ऊपर छोड़ा है, आपको आजादी दी है, फ्रीडम दी है कि आप या तो इस विधि से टैक्स दे दीजिए या उस विधि से टैक्स दे दीजिए, तो जिसका जो रहेगा उसकी पे वो अपना डिसाइड कर लेगा। तो ये हमारा टैक्सेशन सिस्टम है, आइदर ये ऑप्ट करिए या फिर ये ऑप्ट करिए। लेकिन फिर भी 5 लाख तक छोटे जो टैक्स पेयर हैं उनको छूट दी गई है, 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, यानी 5 लाख तक इनकम होती है तो ये वाला स्लैब भी नहीं लगेगा। लेकिन जैसे 5,01,000 इनकम हो गई आपकी, तो फिर इसमें भी आपको टैक्स राहत नहीं मिलेगी, वो 12,500 की छूट नहीं मिलेगी। तो ये तो हुआ हमारा टैक्सेशन सिस्टम। अब देखिए इसमें भी आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि मान लीजिए किसी की इनकम 7 लाख रुपए है, तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं, उस पर आपका अलग से थोड़ा चार्ज और देना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं सेस। जैसे किसी की इनकम मान लीजिए 7 लाख है, तो कैसे कैलकुलेट होगा? 7 लाख है तो 2.5 लाख तक तो फ्री है, टैक्स फ्री है। 2.5 से 5 के बीच में कितना लगेगा? मान लेते हैं 5%, और 5 से 7 के बीच में कितना लगेगा? 10% या 20%। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट होगा? इसका होगा, इसका तो 12,500 हो जाएगा, और ये 5 से 7 यानी 2 लाख पे 40% टैक्स लगे, 20% टैक्स लगेगा, तो आपका 40,000 रुपए हो जाएगा। 2 लाख का 20% 40,000 रुपए, तो आपका कुल टैक्स हुआ 52,500, ऐसे टैक्स हुआ। देखिए अब अगर आपको ये देखना है कि ये 52,500 जो आप टैक्स पे कर रहे हैं, इस पे कितना सेस लगेगा, तो वो जो सेस है वो हमारा 4% है। अब देखिए ये एक 2 टर्म और आते हैं कि सेस और सरचार्ज दोनों अलग अलग टर्म है, तो उनके बारे में मैं बता रहा हूं। जो सेस है वो 2% अलग अलग हेड में है। एक हेड है कि आपका हायर सेकेंडरी, एक है आपका एजुकेशन सेस, और एक है आपका हायर सेकेंडरी सेस। अब आप देखिए सेस क्या है? सेस का मतलब यह है कि ये जो इनकम है, इस इनकम का 4% और देना पड़ेगा आपको। यानी ये 4% इसका कैलकुलेट नहीं होगा, ये आपका 2.5 लाख या 7 लाख का कैलकुलेट नहीं होगा, ये 52,500 का 4% कैलकुलेट होगा आपको, वो आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। इसको हम बोलते हैं सेस। सेस गवर्नमेंट इसलिए लगाती है कि किसी स्पेसिफिक चीज के लिए इसको फंड रेज करने की जरूरत है, तो वो उसी नाम से सेस लगा दे। जैसे एजुकेशन के नाम पर अगर उसको पैसा चाहिए तो वो सेस लगाएगी, और सेस ये स्पेसिफिक है कि जिस चीज के लिए सेस लगाया जा रहा है, CESS सेस लगाया जा रहा है, उसी चीज के लिए वो पैसा खर्च होगा। जैसे ये हायर सेकेंडरी एजुकेशन के लगाया तो सिर्फ हायर सेकेंडरी एजुकेशन के लिए ही खर्च करना पड़ेगा, और अगर एजुकेशन के लिए लगाया तो वो एजुकेशन के मामले में किसी पर भी कर सकते हैं। तो ये सब पर समान है, 4% की दरी लगेगी, चाहे आप लाखों की इनकम कमाइए, चाहे आप करोड़ों की इनकम कमाइए, चाहे आप कैसे भी कमाइए, सब पर यही सेस लगेगा, सब पर। अगर हम इसको थोड़ा सरचार्ज से डिफरेंट ले, तो सरचार्ज क्या है? सरचार्ज जो है वो भी ऐसा ही है कि अगर आपका 52,000 टैक्स हुआ और मैंने बोला कि 2% सरचार्ज देना है, अभी है नहीं, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, अगर 2% सरचार्ज लेना है तो सरचार्ज इसी पर लगेगा। लेकिन सरचार्ज जो है हमारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है, यानी गवर्नमेंट की एक निधि जो बनाई हुई है उसमें जाता है, संचित निधि में, और उसको किसी भी काम में खर्च कर सकते हैं। मतलब यह है कि अगर आप चाहें कि सरचार्ज को मैं एजुकेशन के लिए खर्च कर सकते हैं, लेकिन एजुकेशन वाले को एजुकेशन में ही करना पड़ेगा, यही सेस और सरचार्ज में फर्क है। बाकी इनमें सिमिलरिटी तो यह है कि सेस और सरचार्ज दोनों ही उसी अमाउंट पर लगते हैं जो कि टैक्स देने के लिए आपकी कैलकुलेट की गई है। ठीक है दोस्तों, चलिए एक चीज और देखते हैं। सरचार्ज और सेस में बस यही फर्क रह गया है कि सरचार्ज जो है जिस चीज पर लगाया जाएगा उस कैलकुलेशन तो उसी पर होगा, लेकिन इसका खर्चा जो है गवर्नमेंट अपने हिसाब से, अपने डिस्क्रिप्शन से कहीं पर भी कर सकती है। लेकिन सेस जो लगाया जाएगा वो किसी एक स्पेसिफिक पर्पज से लगाया जाएगा और उसका खर्चा उस स्पेसिफिक काम के लिए करना पड़ेगा, बाकी लगेगा दोनों इसी पर। यानी अगर 2% इस पर लगा है तो ये 4% भी इस पर लगता है। कुछ केसेस में जरूर ये 2% मान लीजिए इस पर लगा तो 1,050 रुपया होता है, तो 53,550 रुपया हुआ, तो कुछ केसेस में जरूर सेस इस पर लगता है, अदरवाइज यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सेस और सरचार्ज में सिर्फ आपका यही फर्क है। देखिए दोस्तों, टैक्सेशन से रिलेटेड एक चीज और आपके काम की है जिसको मैं आपको बता देता हूं। कई सारे लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं, कई बार कॉमर्स वालों के लिए तो चुटकी का काम है। एक होता है आपका फाइनेंशियल ईयर, और एक होता है आपका असेसमेंट ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर जो है वो वित्तीय वर्ष आपका जो है वो वर्ष होता है जिस वर्ष में आप टैक्स कमाते हैं, मतलब इनकम करते हैं आप और उसका टैक्स देना होता है आपको। जैसे
वित्तीय वर्ष का मतलब ये कि आपका जो हर साल है वो 1 अप्रैल से चालू होता है। मान लीजिए इसी साल को हम ले लेते हैं कि 2019 1 अप्रैल से आपका साल चालू हुआ और 31 मार्च 2020 तक आपने कुछ पैसे कमाए, तो ये एक साल है। अब आप इस साल का टैक्स जो है वो तुरंत 31 तारीख को तो दे नहीं सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि उस दिन तो आप उस दिन तक कमा रहे हैं अगर, तो उसका कैलकुलेशन नेक्स्ट ईयर में होगा। तो आपका जिस ईयर में आप अर्न करते हैं वो है आपका फाइनेंशियल ईयर, और इसका टैक्स आप कब देंगे? तो इसका टैक्स आप देंगे कि 1 अप्रैल 2020 से जो साल चलेगा उस साल में कभी देंगे आप। वो इनकम टैक्स के द्वारा डेट डिसाइडेड होती है, उस डेट तक आपको देना होता है, जुलाई, अगस्त, सितंबर कुछ भी हो सकती है। और फिर 1 अप्रैल से नया साल भी चल जाएगा जिसका वो खत्म होगा फिर 31 मार्च 2021 तक। तो अगर आप इस साल में हैं, यानी अगर आप 19-20 में हैं तो ये फाइनेंशियल ईयर है, तो असेसमेंट ईयर होगा 20-21। और अगर आप 20-21 में हैं, जैसे अभी हम प्रेजेंट में 20-21 में हैं, तो असेसमेंट ईयर होगा आपका 21-22। तो ये असेसमेंट ईयर और इससे रिलेटेड भी आपका कभी पूछा जा सकता है या आ सकता है। असेसमेंट ईयर का मतलब अगला वर्ष जिसमें आप टैक्स भरेंगे, और फाइनेंशियल ईयर का मतलब जिस वर्ष में आप एक्टिविटीज कर रहे हैं, जिस वर्ष में आप कमा रहे हैं, उसको बोलते हैं हम आपका फाइनेंशियल ईयर। अब आप देखिए यहां पे मैं थोड़ा एक चीज और आपको बता रहा हूं, जीएसटी थोड़ा बात कर लेते हैं। जीएसटी के बारे में जो बेसिक फैक्ट की बात कर रहे हैं, इसका तो एक पूरा अलग वीडियो बनना चाहिए जीएसटी का, लेकिन अभी हम सिर्फ बेसिक बात कर रहे हैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। जीएसटी को मैंने बताया कि ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। और भारत में ये वन नेशन वन टैक्स की कल्पना है। वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स का मतलब ये है कि पहले हर राज्यों में अलग अलग टैक्स था, रेट्स वगैरह अलग अलग थी, और हमने सोचा कि सारे का एक जैसा हो जाए काम, तो वन नेशन वन टैक्स की कॉन्सेप्ट हम लेके आए। हालांकि वन टैक्स तो कह नहीं सकते, इसको वन टैक्स नहीं कह सकते क्योंकि इसमें 5 स्लैब्स हैं। एक 5% है, एक आपका 12% है, एक आपका 18% है, एक आपका 28% है, और एक 0% तो है। यानी कुछ वस्तुएं ऐसी है जिन पर टैक्स नहीं लगता है, तो 0% हम बोलते हैं। बाकी ये सारे स्लैब्स है, तो वन टैक्स तो नहीं कह सकते, लेकिन वन टैक्स इस संदर्भ में कह सकते हैं कि पूरे भारत में एक है, नंबर 1। दूसरा, ये कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। कंजम्पशन यानी अभी तक जैसे एक्साइज वगैरह था वो वहां पर लगता था, वो राज्य लगाते थे जहां पर वो प्रोडक्शन हो रहा था। जैसे महाराष्ट्र में बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, गुजरात में बहुत सारी इंडस्ट्री है, तो गुजरात और महाराष्ट्र को टैक्सेशन बहुत ज्यादा मिलता था, क्योंकि वो जैसे ही माल गुड्स प्रोड्यूस होता था वहीं पर टैक्स लगा देते थे। लेकिन जीएसटी कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, यानी जीएसटी पे फाइनल टैक्स वहां लगता है जहां पे वो सामान बिक रहा है। तो अब उन राज्यों को फायदा होने की उम्मीद रहती है जहां पे कंजम्पशन ज्यादा है और वो बाहर से माल मंगाते, तो उस राज्य को ज्यादा इनकम होगी टैक्स की बजाय उनके की जो वो प्रोड्यूस कर रहे, तो कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। ये भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ है। 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ है। इसके लिए भारत ने 101वां संविधान संशोधन किया है। 101वां संविधान संशोधन किया है भारत ने इसके लिए, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया है। तो ये तो कुछ बेसिक जानकारी है। फिर इसको इंप्लीमेंट कैसे किया जा रहा है? इंप्लीमेंट कैसे किया जा रहा है का मतलब ये कि भारत में कैसे डिसाइड होगा कि ये 5% रखना है, 10% रखना है। अभी तो एक बार डिसाइड कर लिया है, बाद में अगर दिक्कत आए तो उसके लिए इन्होंने क्या किया है, एक जीएसटी काउंसिल बनाई है, जीएसटी परिषद बनाई है। और इस जीएसटी परिषद में फाइनेंस मिनिस्टर जो है इसके हेड हैं। इसके जो चेयरमैन है वो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, जैसे अभी श्रीमती निर्मला सीतारमण है, और बाकी राज्यों के फाइनेंस मिनिस्टर इसके मेंबर होते हैं, अदर स्टेट के। अब इसमें क्या होगा कि ये जीएसटी काउंसिल जो है मीटिंग करेगी और किसी मुद्दे पर ये देखेगी कि आपको फाइनेंस मिनिस्टर, मैं लिख देता हूं पूरा, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ स्टेट, तो ये तो मेंबर होते हैं और ये होते हैं इसके हेड। तो जैसे मान लीजिए कि जीएसटी काउंसिल ने मीटिंग की और कुछ लोग बोल रहे हैं, स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर बोल रहे हैं इस पे 5% लगाया जाए, कुछ बोल रहे हैं इस पे 12 लगाया जाए, कुछ बोल रहे हैं इस पर 15 लगाया जाए, और ऐसा भी हो सकता है कुछ लोग बोले कि इस पे टैक्स ही ना लगाया जाए। तो यहां पे कंट्रोवर्सी ना हो, इसके लिए इन्होंने क्या किया है, ये जीएसटी काउंसिल की मेजोरिटी को उन्होंने वोटिंग में शेयर कर लिया है। यानी 1/3 वेटेज जो रहेगा आपका, 1/3 वेटेज जो रहेगा वो रहेगा आपका सेंटर के पास में, और 2/3 वेटेज जो रहेगा आपका, 2/3 वेटेज वो रहेगा आपका स्टेट के पास में। अब वोटिंग कर सकते हैं आप। अगर किसी भी प्रपोजल को पास करना है तो उसके लिए 3/4 मेजोरिटी चाहिए। तो आप देखिए 3 चीजें मैं अलग अलग बता रहा हूं।
जो वोटिंग शेयर है वो तो 1/3 और 2/3 है। यानी आप ऐसे समझिए कि अगर 100 वोट हैं तो 33 राज्य सरकार, केंद्र सरकार के पास है और 66 जो है वो राज्यों के पास है। अब लेकिन किसी भी वोट को, किसी भी प्रपोजल को पास होने के लिए 75% वोटिंग चाहिए। तो अगर केंद्र के साथ में कुछ राज्य हैं तो उसको सपोर्ट कर लेंगे, या राज्य हैं तो वो तो केंद्र के सहयोग के बिना काम नहीं कर पाएंगे। तो एक्चुअली तो ये केंद्र की ही मेजोरिटी है कि केंद्र तो सारे राज्यों के बिना वोटिंग करा सकता है और पास भी करा सकता है। मान लीजिए बीजेपी की गवर्नमेंट 10 राज्यों में है तो उसका बहुमत अगर मिलेगा, 15 राज्यों में उसका बहुमत अगर मिलेगा तो ये 75 तक पहुंच जाएगा। लेकिन सारे राज्य भी अगर एकजुट हो जाएं तो उनके पास में मैक्सिमम जो है वो 66% है। तो ये हमारा चूंकि फेडरल सिस्टम है, हमारे यहां पर केंद्र को मजबूत बनाया गया है राज्यों की बजाय, इसलिए सिस्टम इसमें किया गया है। तो ये जीएसटी से रिलेटेड मैंने कुछ चीजें बताई आपको। जीएसटी में आपका जो सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ है जीएसटी का, वो टैक्स ऑन टैक्स बच गया है। अभी आपको रिबेट मिल जाती है। पहले ये था कि 100 रुपए पर टैक्स लगा 20%, तो 120 हो गया वो, और 120 पर भी 20% लगा तो आपका 24 रुपए हो गया, यानी 144 रुपए हो गया। तो ये ऐसे रेट बढ़ती जाती थी। अब ये जो 44 रुपए एक्चुअली लगा है, ये इस 20 रुपए के टैक्स पर भी टैक्स लग गया है। यानी अमाउंट तो 100 रुपए था और 100 रुपए में आपने 20 रुपए जोड़ दिए टैक्स के। अब जब अगली बार टैक्स काउंट किया आपने, अगली बार जब टैक्स काउंट किया तो आपको 100 पर ही करना चाहिए था। आपने क्या किया, 120 पर कर दिया। 120 पर कर दिया तो वो 20 रुपए तो टैक्स है और टैक्स पर भी टैक्स जोड़ दिया आपने। तो ये कई सारी प्रॉब्लम्स थी इसमें, ये सारी खत्म हो गई है। दूसरा, टैक्स का जो है रिबेट या बेनिफिट भी उसको मिलने लग गया है। जो पर्सन आगे टैक्स देता है उसको दूसरे से जब वो बेचता है उससे रिबेट मिल जाती है। तो ये कई सारी चीजें मैंने आपको बताई। एक टॉपिक मैंने आपका अभी छोड़ दिया है टीडीएस, क्योंकि ये वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो टीडीएस पर मैं अलग से या बैंकिंग की क्लास में वीडियो बनाऊंगा, वहां पर आप देख लीजिएगा। टीडीएस का मतलब है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, यानी कि जहां पर आप कमाई करें वहीं पर आपसे टैक्स ले लिया जाए। तो ये एक तरीके का ये भी डायरेक्ट टैक्स है। हमारा मेन है कि बैंकिंग में या दूसरी चीजों पर कैसे एप्लीकेबल होता है, तो वहां पर हम बात करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। कुछ जनरल चीजें आपको पता लगी होगी। कोई भी आप अगर आपकी क्वेरी रह गई है या स्लैब्स में या इनकम टैक्स में या कुछ और मैंने जो बताया उसमें, तो आप मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।